हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटोर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का। तो यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होते हैं, लाइक इसमें नंबर ऑफ किडनी कितनी है एंड इसमें यूरेटर कितना है, यूरेथ्रा कितना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनके क्या फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेप हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट है आपका ट्यूब्यूल के फंक्शन क्या है, रेनल ट्यूब्यूल के क्या फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट है उसको कॉन्सेंट्रेट करने का क्या मैकेनिज्म है वो डिस्कस करने वाले हैं, लाइक काउंटर करंट मैकेनिज्म। एंड इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मिक्सुरेशन क्या है। एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारी किडनी है, इसके अलावा और कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका डिसऑर्डर। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या डिसऑर्डर है वो डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को। देखिए, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, either by metabolic activities or by other means excess ingestion। देखिए, या तो बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, लाइक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी रिएक्शन चल रही होती हैं, जो भी एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसी की बात कर रहा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या फिर एक्सेस इंजेशन की वजह से क्या एनिमल की बॉडी में क्या एक्युमुलेट होने लगता है, तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन एंड सल्फेट आयन। तो आपको ध्यान रखना है ये सब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब देखिए, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये जो भी सब्सटेंस है, इनका हमारे बॉडी से या तो टोटली रिमूवल होता है या तो पार्शली रिमूवल होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फासिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। देखिए, ये जो भी सब्सटेंस है, इनके एलिमिनेशन के मैकेनिज्म को ही हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीशन बोल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड देखिए, इसमें कॉमनली किसका रिमूवल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का। एंड देखिए, आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया एंड नंबर 3 यूरिक एसिड। मेजर फॉर्म है कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट का, तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, आपको ये ध्यान रखना है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट में ये सारे आ जाएंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है वो कौन कौन से हैं, वो 3 हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब देखिए, इसमें बात करते हैं मोस्ट टॉक्सिक। इसमें से मोस्ट टॉक्सिक कौन होता है, तो वो है आपका अमोनिया। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अमोनिया के रिमूवल के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन वहीं पर बात करते हैं यूरिक एसिड का, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसे रिमूव करने के लिए मिनिमम वाटर की जरूरत होती है। तो चलिए अगर बात करते हैं यहाँ पर कौन मोस्ट टॉक्सिक है, कौन लीस्ट टॉक्सिक है, तो सबसे मोस्ट टॉक्सिक आपका यूरिया है,
सॉरी, आपका जो मोस्ट टॉक्सिक क्या है वो अमोनिया है, देन आपका यूरिया है, देन आपका यूरिक एसिड है। मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया, उसके बाद यूरिया एंड लीस्ट टॉक्सिक आपका क्या होगा, यूरिक एसिड। तो किसके रिमूवल के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तो अमोनिया के रिमूवल के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, मैक्सिमम वाटर की, एंड देन उससे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी यूरिया के रिमूवल के लिए, और सबसे कम वाटर की जरूरत होगी रिमूवल के लिए किसको, यूरिक एसिड को। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट एंड सल्फेट। इसके अलावा मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट आपका क्या है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है। मोस्ट टॉक्सिक आपका क्या है, अमोनिया है। लीस्ट टॉक्सिक आपका क्या है, यूरिक एसिड है। अमोनिया के रिमूवल के लिए मैक्सिमम वाटर की जरूरत होती है, वहीं पर यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए मिनिमम वाटर की जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो अमोनिया के रिमूवल की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। जो अमोनोटेलिज्म है वह एक प्रोसेस है, और जो एनिमल इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक बोलते हैं। तो देखिए अब अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल आपके क्या क्या है, मेनी बोनी फिशेस। जो बोनी फिशेस होती हैं वो कैसी होती हैं, अमोनोटेलिक होती हैं। अक्वाटिक इंसेक्ट भी कैसी हैं, अमोनोटेलिक है। और अक्वाटिक इंसेक्ट देखिए क्या दिया, आर अमोनोटेलिक इन नेचर। मतलब अमोनोटेलिज्म जो अमोनिया है उसके रिमूवल के प्रोसेस को कहेंगे। जो एनिमल इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे ऐसे एनिमल को अमोनोटेलिक कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, बोनी फिशेस, अक्वाटिक एम्फीबिया एंड अक्वाटिक इंसेक्ट है। वहीं पर बात करते हैं हम, देखिए जो अमोनिया होता है ये रेडिली सॉल्युबल होता है। जो अमोनिया है वो लीस्ट सॉल्युबल होता है, और ये एक्सक्रीटेड होता है बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस इन फिशेस इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। देखिए जो आपका ये बोनी फिशेस हैं, अक्वाटिक एम्फीबिया हैं, अक्वाटिक इंसेक्ट हैं, इनमें जो अमोनिया है वो उसका रिमूवल होता है कहाँ से, इनके इंटायर बॉडी सरफेस से रिमूवल होगा। और किस फॉर्म में होगा, अमोनियम आयन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, अमोनियम आयन के फॉर्म में होगा। इसके अलावा जो फिशेस हैं उनके गिल सरफेस से भी किस फॉर्म में रिमूवल होगा, अमोनियम आयन के फॉर्म में रिमूवल होगा। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं किडनी का। किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है इसके रिमूवल में। मतलब जो अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं उनमें उनके अमोनियम के रिमूवल में, जो अमोनियम आयन है जो इनका एक्सक्रीटिव वेस्ट है, उसके रिमूवल में किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन का। जो टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन है, मतलब टेरेस्ट्रियल अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें, लाइव टेरेस्ट्रियल आपके जो भी इंसेक्ट वगैरह आ जाएंगे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इनमें देखिए लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है। लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये क्या है, वाटर के कंजर्वेशन के लिए होते हैं। वाटर का कंजर्वेशन किसमें होता है, देखिए यूरिया एंड यूरिक एसिड को लीस्ट टॉक्सिक किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, तो अमोनिया के कंपैरिजन में बोल रहा। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। ये किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, अमोनिया के कंपैरिजन। बाकी आप लोग समझदार हैं। सबसे ज्यादा टॉक्सिक आपका अमोनिया होगा, देन यूरिया होगा, देन यूरिक एसिड होगा। आइए देखते हैं। अब देखिए जो मैमल्स हैं, मेनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन एंड मैराइन फिशेस, ये मेनली एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। ऐसे एनिमल को यूरियोटेलिक कहेंगे। देखिए यूरिया के रिमूवल की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म कहेंगे। जो एनिमल इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल कहेंगे।
वो एग्जाम्पल कौन सा है यूरियोटेलिक एनिमल का? यूरियोटेलिक के जो एग्जाम्पल है, पहला आपका मैमल्स, सेकेंड आपका मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, सेकेंड आपका मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, एंड थर्ड आपको ध्यान रखना है मैराइन फिशेस। ये 3 एग्जाम्पल आपके यूरियोटेलिक का है। अभी इससे पहले अमोनोटेलिक एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा? मेनी बोनी फिशेस। बोनी फिशेस बोले तो आपके कौन सी फिशेस हैं? बोनी फिशेस जो ऑस्टिकथीज के मेंबर हैं, ठीक। तो आपके बोनी फिशेस और एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट, ये कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैराइन फिशेस एंड इसके अलावा मैमल्स, ये कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। देखिए, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, filter and excreted out by the kidney. अब देखिए, अभी आपने देखा जो अमोनोटेलिक एनिमल थे उनमें अमोनिया अमोनियम आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रहा था, लेकिन यूरियोटेलिक की बात करें तो इनमें क्या होता है? इनमें जो अमोनिया मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है वो लीवर में किसमें अमोनिया कन्वर्ट होता है? तो आपका यूरिया में। तो आपके लीवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है, और ये जो यूरिया है ये कहाँ पर जाती है? ये रिलीज होती है ब्लड में, एंड ये फिल्टर हो करके फिर ये किससे फिल्टर होती है? ये किडनी से फिल्टर होती है। एंड देन आपका किडनी से फिल्टर होने के बाद ये आपका कहाँ जाएगा? देन ये आपके वेना कावा से होते हुए फिर फाइनली ये आपके हार्ट तक जाता है। बाकी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, अब आपने अभी तक 2 पढ़ लिए। कौन कौन सा? एक तो आपने अमोनोटेलिक एनिमल पढ़ा, एक आपने यूरियोटेलिक एनिमल पढ़ा। अमोनोटेलिक एनिमल जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट के रिमूवल को, उसे अमोनोटेलिज में कहेंगे। यूरियोटेलिक एनिमल जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट के रिमूवल में, उसका नाम क्या है? यूरियोटेलिज। थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरिकोटेलिक एनिमल, ठीक। यूरिकोटेलिक एनिमल, आइए देखते हैं यहां पर। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नैल्स एंड इंसेक्ट, ठीक। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नैल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्टेज एज यूरिक एसिड, ठीक। जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नैल और इंसेक्ट होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं यूरिक एसिड ये रिमूव करेंगे किस फॉर्म में? पिलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है एक्सक्रीटरी वेस्ट किसका? यूरिक एसिड है, वो है आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नैल एंड इंसेक्ट। ये पिलेट या पेस्ट के फॉर्म में जो यूरिक एसिड है उसका रिमूवल करते हैं। यहाँ पर मिनिमम लॉस होता है वाटर का, और ऐसे एनिमल को यूरिकोटेलिक एनिमल कहेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कौन कौन सा? अमोनोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल एंड यूरिकोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल की बात करें तो आपके कौन कौन आ जाएंगे? बोनी फिशेस आ जाएगी, एक्वाटिक एम्फीबिया आ जाएंगे एंड एक्वाटिक इंसेक्ट आ जाएगा। जो अमोनोटेलिक एनिमल हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जो फिनोमेना है, उन्हें हम अमोनोटेलिज में कहेंगे। एंड देन हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक एनिमल का एग्जाम्पल आपका क्या है? मैमल्स है। एंड इसके अलावा आपका जो मैराइन फिशेस है, मैराइन फिशेस में बेसिकली कौन कौन है आइए देखते हैं। मैराइन फिशेस में आपका कौन आ जाएगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देखिए टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन दिया हुआ है आपका। इसके अलावा ये देखिए, हाँ, मैमल्स और मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, इसके अलावा मैराइन फिशेस। ये मैराइन फिशेस किसकी बात कर रहा है? जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, मैमल्स का एंड इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का। मैराइन फिशेस बोले तो कार्टिलेजिनस। ये कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं।
जिस प्रोसेस के द्वारा ये एक्सक्रीटरी वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिकोटेलिक एनिमल्स आपने पढ़ा कौन कौन है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नैल एंड इंसेक्ट होते हैं। ये जिस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल करते हैं उस प्रोसेस को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं एंड ऐसे एनिमल को यूरिकोटेलिक एनिमल कहा जाता है। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म पाया जाता है। ठीक, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा गया सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसमें होता है तो वो इनवर्टिब्रेट में होता है। वहीं पर बात करते हैं वर्टिब्रेट का, तो वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जिसे क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। देखिए, कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल का। किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल है वो देखते हैं। आइए देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया है। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैट वर्म का, जो कि आपका प्लेनेरिया है। इसके अलावा रोटीफर, सम एनेलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट में एम्फिऑक्सिस। इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल पाया जाता है। अब देखिए, जो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल है ये किसमें हेल्प करती हैं? आयनिक फ्लूइड वॉल्यूम के रेगुलेशन में बोले तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। वहीं पर बात करते हैं नेफ्रिडिया का, तो ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है किसका? अर्थवर्म का एंड अदर एनेलिड्स का। किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रिडिया है? अर्थवर्म का एंड अदर एनेलिड्स का। मतलब एनेलिड्स में प्रोटोनेफ्रिडिया एंड नेफ्रिडिया दोनों पाया जा रहा है। नेफ्रिडिया किसमें हेल्प करता है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है एंड फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस के मेंटेन में हेल्प करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। वहीं पर बात करते हैं मालपिघियन ट्यूब्यूल का, ये किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? मालपिघियन ट्यूब्यूल मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉकरोच। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है? मालपिघियन ट्यूब्यूल है। आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट टाइप के रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, वो हम लोग जब आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ेंगे वहां पर। एंड देन बात करते हैं मालपिघियन ट्यूब्यूल का, तो ये हेल्प करता है नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है और जो नेफ्रिडिया है और मालपिघियन ट्यूब्यूल है ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में हेल्प करती है। अब वहीं पर बात करते हैं मालपिघियन ट्यूब्यूल का, तो ये हम लोग पढ़ चुके, जो मालपिघियन ट्यूब्यूल है ये भी किसमें हेल्प करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में और ऑस्मो रेगुलेशन में। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड की बात करें तो ये किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन का। प्रॉन का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन है? एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स होता है। जो प्रॉन होते हैं ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। चलिए अब हम लोग ह्यूमन का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए 2 किडनी दिख रहे हैं, 2 यूरेटर दिख रहे हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है और 1 यूरेथ्रा दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है यहाँ पर पर्पल कलर से जो बना हुआ है ये इंफीरियर वेना कावा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये है डॉर्सल एरोटा। अब देखिए ये किडनी के एंटीरियर रीजन पर एड्रिनल ग्लैंड दिखाया गया है जिसे सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है।
इसके अलावा ये आपको रेनल आर्टरी दिखाई गई है, ये आपको यहाँ पर देखिए रेनल वेन दिखाया गया है। एंड इसके अलावा ये देखिए ब्रॉड फनल शेप का रेनल पेल्विस दिखाया गया है, ये कॉर्टेक्स दिखाया गया है और ये मेडुला दिखाया गया है। एंड ये देखिए आपका बाकी तो हो ही गया है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। चलिए अब ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किडनी का। तो ह्यूमन में देखिए यही लिखा हुआ है, ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है। ए पेयर ऑफ किडनी मतलब 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर्स एंड ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा मतलब एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। जो किडनी होती है इसकी कलर कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किडनी की शेप की बात करें तो ये बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। किडनी सिचुएटेड कहाँ पर है देखिए जरा, ये सिचुएटेड होती है लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा। जो किडनी है वो सिचुएटेड होती है लास्ट थोरैसिक बोले तो T12 टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा L3 तक, ठीक। तो ये लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक सिचुएटेड होती है। एंड देखिए और ये किसके क्लोज होती है, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। किसके क्लोजर होती है, जो डॉर्सल इनर वॉल है एब्डोमिनल कैविटी का उसकी क्लोजर होती है। बात करते हैं ईच किडनी की, तो ह्यूमन में ईच किडनी की लेंथ की बात करें तो लेंथ 10 टू 12 सेंटीमीटर होता है। विड्थ की बात करें तो 5 टू 7 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस की बात करें तो 2 टू 3 सेंटीमीटर होता है। एवरेज हमारे किडनी का वेट कितना होता है तो 120 टू 170 ग्राम होता है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस, टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस किसे बोल रहा है, ये वाला जो सरफेस है इसे कॉन्वेक्स कहेंगे और ये वाला जो सरफेस है इसे क्या कहेंगे हम, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये आपका कैसा सरफेस है, ये आपका कॉन्केव है। इधर आपका कॉन्वेक्स है और ये जो सरफेस है ये आपका कैसा है, कॉन्केव है। तो यहाँ पर देखिए एक नॉच पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, हाइलम। ये जो नॉच है इसे हम क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। यहाँ इस हाइलम से क्या क्या इंटर करता है वो देखिए, यहाँ से एक तो आपका यूरेटर इंटर करता है, सेकंड आपका ब्लड वेसल इंटर करता है, थर्ड आपका नर्व इंटर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, inner to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis। जो इनर होते हैं हाइलम के वहां पर एक ब्रॉड बनल शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो ब्रॉड, ये देखिए ये जो ब्रॉड फनल शेप का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है यही क्या है, रेनल पेल्विस है। विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस, इससे जो प्रोजेक्शन निकल रहे होते हैं इसे हम क्या कहेंगे, कैलिसिस कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो किडनी का आउटर लेयर होता है वह एक टफ कैप्सूल होता है, ये भी ध्यान रखना है। किडनी का जो आउटर लेयर होता है वह एक टफ कैप्सूल होता है। किडनी के इनसाइड की बात करें तो उसके 2 जोन होते हैं। किडनी के इनर में 2 जोन्स होते हैं, आउटर को कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर वाले जोन को मेडुला कहेंगे। मतलब किडनी का जो आउटर लेयर है वह टफ कैप्सूल होता है और इसका जो इनर है वो 2 जोन में डिवाइडेड है, आउटर को कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर को मेडुला कहेंगे। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस। मेडुला डिवाइडेड होती है कुछ कोनिकल मासेस में जिसे क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। जो यहाँ से प्रोजेक्शन निकलता है उसे क्या कहेंगे, कैलिसेस। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, कैलिक्स होता है। अब देखिए जो ये मेडुला है पहले कॉर्टेक्स है, अभी मेडुला रीजन में ये डिवाइडेड है यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड में। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड है ये कहाँ पर ओपन होता है,
सबसे पहले रेनल पैपिला में ओपन होगा, फिर माइनर कैलिक्स में ओपन होता है, फिर क्या मेजर कैलिक्स में ओपन होगा। देखिए 2 to 3 माइनर कैलिक्स जो है कहाँ ओपन होंगे, मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन होता है, रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस कहाँ ओपन होगा, यूरेटर में, एंड देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, एंड देन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यहीं पर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। देखिए मेडुलरी पिरामिड के यहाँ बीच बीच में कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी, जिसे क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टिनी। यहाँ पर इस डायग्राम को जरा पहचान लीजिए आप लोग। ये देखिए जो सबसे आउटर में है इसे रेनल कैप्सूल कहते हैं, जो आउटर लेयर है। जो इनर है ये डिवाइडेड है 2 जोन में, आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला है। मेडुला रीजन डिवाइडेड हो रहा है मेडुलरी पिरामिड में। एंड देखिए आपका फिर ये सब आपको दिखाया गया मेडुलरी पिरामिड। यहीं पर क्या होता है, रेनल पैपिला होता है। फिर देखिए ये वाला जो रीजन है ये माइनर कैलिक्स है। देखिए 2 to 3 माइनर कैलिक्स यहाँ मेजर कैलिक्स में ओपन होता है, मेजर कैलिक्स रेनल पेल्विस में ओपन होता है। एंड देन जो रेनल पेल्विस है वो कहाँ पर ओपन होगा, तो यूरेटर में, देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरेथ्रा, एंड देन ये बॉडी सरफेस पर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कितना पाया जाता है ईच किडनी में, तो 1 मिलियन पाया जाता है, जो कि आपका क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। एंड यहीं पर बात करते हैं नेफ्रॉन का, तो अगर पूछा जाए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो वो क्या है आपका, वो है नेफ्रॉन। देखिए व्हिच आर द फंक्शनल यूनिट, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। ईच नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 ग्लोमेरुलस एंड नंबर 2 रेनल ट्यूब्यूल। ईच नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 ग्लोमेरुलस एंड नंबर 2 रेनल ट्यूब्यूल। अब देखिए बात करते हैं ग्लोमेरुलस का। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं, मीन्स कि आपके नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 ग्लोमेरुलस एंड नंबर 2 रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, पीसीटी, आपका बाउमन कैप्सूल से स्टार्ट करते हैं, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। आपको ध्यान रखना है आपके नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपका क्या है, ग्लोमेरुलस है, सेकंड पार्ट आपका रेनल ट्यूब्यूल है। रेनल ट्यूब्यूल के 4 पार्ट हैं, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरी। जो ग्लोमेरुलस होता है कैपिलरी का गुच्छा होता है, जो कि बनता कैसे है, अफरेंट आर्टेरियोल से। मैंने क्या बोला था कि जो आर्टरी है वो डिवाइडेड होती है थिन ब्रांचेस में, जिसे हम आर्टेरियोल कहते हैं। फिर आर्टेरियोल डिवाइडेड होती है और थिन ब्रांचेस में, जिसे हम कैपिलरी कहते हैं। देखिए अफरेंट आर्टेरियोल ए फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। जो अफरेंट आर्टेरियोल होती है ये रेनल आर्टरी की फाइन ब्रांच होती है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एन इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक, ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर के कौन आता है, अफरेंट आर्टेरियोल, और यहां से लेकर के ग्लोमेरुलस से ब्लड कौन जाता है, वो है इफरेंट आर्टेरियोल। Renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman capsule. जो रेनल ट्यूब्यूल है उसका शुरुआत कहाँ से होता है, उसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है, एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से होती है, जिसका नाम क्या है, बाउमन कैप्सूल है। जो बाउमन कैप्सूल है वो किसको इनक्लोज करता है, वो ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करके रखता है। And जो glomerulus along with Bowman capsule is called Malpighian body or renal carpa cell.
एक बार अभी आगे देखेंगे। अभी हमने क्या बोला, रेनल ट्यूब्यूल का स्टार्ट कहाँ से होता है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से, जो क्या है आपका बाउमन कैप्सूल। और बाउमन कैप्सूल किसको इनक्लोज करके रखता है, ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस एंड बाउमन कैप्सूल को एक साथ मालपिगियन बॉडी और रेनल कार्पा सेल कहा जाता है। ये रेनल कार्पा सेल एंड रेनल ट्यूब्यूल में डिफरेंस होता है। रेनल कार्पा सेल में सिर्फ आपका ग्लोमेरुलस एलॉन्ग विद बाउमन कैप्सूल होगा। रेनल ट्यूब्यूल में आपके 4 पार्ट आ जाएंगे, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन रेनल कार्पा सेल है और कौन यहाँ पर रेनल ट्यूब्यूल है। The tubule continue further to form a highly coiled network PCT। अब ये जो ट्यूब्यूल है ये फिर फर्दर हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बनाती है, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर पीसीटी। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, यह एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। हमने क्या बोला था, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये ग्लोमेरुलस होगा जो कि यहाँ पर रेड कलर से बीच में बना हुआ है, वो होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा आपका, वो है आपका रेनल ट्यूब्यूल। ये जो येलो वाला पार्ट बना हुआ है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल में आपका ये बाउमन कैप्सूल आ जाएगा, पीसीटी आ जाएगा हाईली कॉइल्ड, देन ये आपका लूप ऑफ हेनले है, देन डीसीटी, ये आपके रेनल ट्यूब्यूल में आ जाएंगे। चलिए, जो ग्लोमेरुलस है ये क्या होता है, ये टप टॉप कैपिलरी है। किसका मतलब, ये अफरेंट आर्टेरियोल का ही मॉडिफिकेशन है। अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड कहाँ लेकर आता, टुवर्ड द ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस से अवे कौन लेकर जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल। जो अफरेंट आर्टेरियोल है ये, इसका ल्यूमेन कैसा यहाँ पर दिखाया गया है, वाइडर होता है। इफरेंट का कैसा होता है यहाँ पर, तो नैरो होता है। अब देखिए, जो बाउमन कैप्सूल है ये किसको इनक्लोज करके रख रहा, ग्लोमेरुलस को। तो ग्लोमेरुलस एलॉन्ग विद बाउमन कैप्सूल क्या कहलाएगा, मालपिगियन बॉडी और रेनल कार्पा सेल कहलाएगा। अब देखिए, ये आपका फिर ये हाईली कॉइल्ड होकर के पीसीटी बना रहा रेनल ट्यूब्यूल, और ये फिर है क्या, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग लिंक का ये देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है ये थिक है और नीचे वाला जो पार्ट है ये थिन है। वैसे ही इधर भी होता है, जो नीचे का पार्ट होता है थिन है और ऊपर का जो पार्ट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का वो थिक होता है। और ये है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीसीटी कह सकते हैं। और डीसीटी कहां पर ओपन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। एक चीज और हम यहाँ पर आपको समझा दें, जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये, इसका मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफाइड होकर एलॉन्ग द पीसीटी एंड डीसीटी ये क्या बनाता है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। और ये किसके, लूप ऑफ हेनले के देखिए इस तरह से पैरेलल होकर के क्या बनाता है, वासा रेक्टा। तो आपको ध्यान रखना है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी कौन बनाता है और वासा रेक्टा कौन बनाता है। ये मॉडिफिकेशन इफरेंट आर्टेरियोल का है। इफरेंट आर्टेरियोल पीसीटी और डीसीटी के अराउंड क्या बना रहा होता है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, एंड लूप ऑफ हेनले से पैरेलल होकर के क्या बनाता है, वासा रेक्टा। देखिए, ये सिर्फ आपको क्या दिखाया, ये पूरा अगर डायग्राम की बात करें तो ये आपको किसका डायग्राम दिखाया गया, मालपिगियन बॉडी या फिर रेनल कार्पा सेल का। ये आपको दिखाया गया है ग्लोमेरुलस, और इसको जो इनक्लोज कर रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, बाउमन कैप्सूल। ये देखिए अफरेंट आर्टेरियोल दिखाया गया है, जिसका ल्यूमन आपको कैसा दिखाया गया, वाइडर। और ये इफरेंट आर्टेरियोल दिखाया गया है, जिसका ल्यूमन कैसा है, नैरो है। और ये यहाँ से पीसीटी निकल रही है। आगे देखिए, इन हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। देखिए, अभी तक हम लोग कहां से पहुंच रहे हैं, बाउमन कैप्सूल पढ़े, देन पीसीटी पढ़े। अब आगे देखिए क्या पढ़ रहे हैं, तो जो हेयर पिन शेप का होता है कौन, हेनले लूप। कप लाइक स्ट्रक्चर बाउमन कैप्सूल, हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर हेनले लूप होता है। अब देखिए, which has a descending and ascending limb।
हेनले लूप में एक तो डिसेंडिंग लिम्ब होगा और एक असेंडिंग लिम्ब होगा। तो डिसेंडिंग को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब को क्या कहते हैं? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। The ascending limb continue as another highly coiled tubular region called DCT। जो असेंडिंग लिम्ब होता है फर्दर ये हाईली क्वाइल्ड होकर के क्या बनाता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसे हम डीसीटी कह सकते हैं। डीसीटी ऑफ द मेनी नेफ्रॉन। ठीक, बहुत सारे नेफ्रॉन का जो डीसीटी है वो ओपन कहां पर होता है? एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होता है, जो कि क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक स्ट्रेट ट्यूब है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन होते हैं, एंड मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रेनल पेल्विस, ठीक, एंड थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसिस। अब देखिए, जो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट हैं, डीसीटी आपका कहां पर ओपन हुआ? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हुआ, एंड देन फिर ये कहां पर ओपन होंगे? आपको ये देखिए क्या लिखा, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज, बहुत सारे हैं जो कन्वर्ज होकर के कहां ओपन होंगे? रेनल पेल्विस में, एंड देन कहां? मेडुलरी पिरामिड्स में इन द कैलिसिस। मतलब ये पूरा ओवरऑल क्या कह रहा, थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है। मतलब कि सबसे पहले आपका जो मेडुलरी पिरामिड है वो कहां पर ओपन होता है? रेनल पैपिला में, फिर माइनर कैलिक्स में, एंड 2 to 3 माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में ओपन होते हैं। मेजर कैलिक्स कहां पर ओपन होता है? वो ओपन होता है आपका रेनल पेल्विस में ओपन होगा। फिर रेनल पेल्विस कहां पर ओपन होता है? रेनल पेल्विस आपका यूरेटर में ओपन होता है, देन आपका यूरिनरी ब्लैडर, देन आपका यूरेथ्रा, देन आउटसाइड। थोड़ा पानी पी लें। ठीक है, फिर आप लोगों का क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो वही आपका देखिए यहाँ पर लिखा है डीसीटी कहां पर ओपन हो रहा है? जो डीसीटी है वो आपका स्ट्रेट ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा। कलेक्टिंग डक्ट आपका कहां पर ओपन होगा? तो ये जो है आपके जो रेनल पैपिला है वहां ओपन होगा, देन माइनर कैलिक्स में, देन मेजर कैलिक्स में, देन आपका रेनल पेल्विस वही दिया हुआ है देखिए, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज ओपन इनटू रेनल पेल्विस। किससे होते हुए? जो कैलिसिस, जो मेडुलरी पिरामिड में कौन थे? कैलिसिस थे। कैलिसिस क्या है आपका? माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स को यहाँ कैलिसिस बोला। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो पाथवे आपका क्या हुआ, एक बार फिर से बता दीजिए। सबसे पहले आपका क्या आएगा? मेडुलरी पिरामिड। वो जो मेडुलरी पिरामिड है लाइक उसमें आपका जो नेफ्रॉन है वो सबसे पहले कहाँ, जो डीसीटी है वो कहाँ ओपन होगा? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर ओपन होगा? रेनल पैपिला में। रेनल पैपिला कहाँ पर ओपन होगा? माइनर कैलिक्स में। 2 to 3 माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में ओपन होंगे। मेजर कैलिक्स ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होगा, जो कि रेनल पेल्विस है। रेनल पेल्विस यूरेटर में ओपन होगा। यूरेटर कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, एंड देन बॉडी सर्फेस। यही सीक्वेंस होगा। ये आप लोग एनसीईआरटी में नोट भी कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, मालपिघियन कार्पस सेल
PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region. ठीक, तो जो हम लोग नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन का हर एक पार्ट कॉर्टिकल रीजन में होता है, सिर्फ जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेडुला रीजन में होता है। नेफ्रॉन का मालपिघन कार्पासेल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब के सब कहाँ लोकेटेड होते हैं? कॉर्टिकल रीजन में। वहीं पर बात करते हैं लूप ऑफ हेनले का, यही आपका कहाँ तक होता है? मेडुला तक डीप होता है। ठीक, ये कहाँ तक सिचुएटेड होता है? लूप ऑफ हेनले, तो ये मेडुला तक सिचुएटेड है इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन। चलिए यहाँ आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो नेफ्रॉन के टाइप की बात करें तो नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन कार्डिकल नेफ्रॉन, सेकंड वन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मेजॉरिटी किसकी होती है? कार्डिकल नेफ्रॉन का, मींस कि टोटल नेफ्रॉन का 80% कार्डिकल नेफ्रॉन होता है और 20% जक्स्टा मेडुलरी होता है। कहीं कहीं पर आपको रेंज लाइक 75 भी दे सकता है मेजॉरिटी का, और आपका जो जक्स्टा मेडुलरी है वो आपका 25 दे सकता है, तो थोड़ा इन्हीं के बीच में रहेगा। बट मेजॉरिटी की बात करें तो कार्डिकल नेफ्रॉन है। कार्डिकल नेफ्रॉन में जो वासा रेक्टा होता है या तो अब्सेंट होगा या तो रिड्यूस्ड होगा। एंड जक्स्टा मेडुलरी की बात करें तो वहां पर जो वासा रेक्टा होता है प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले कार्डिकल नेफ्रॉन में शॉर्ट होता है एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लॉन्ग होता है, यही लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की मेजॉरिटी क्या होती है कि लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मेजॉरिटी क्या होती है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, जिससे वो बहुत थोड़ा सा पार्ट मेडुला रीजन तक गया होता है। ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इस टाइप के नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग होता है और मेडुला में डीप तक जाता है। ऐसे नेफ्रॉन को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। आगे देखिए, इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। जो इफरेंट आर्टेरियोल है वो कहाँ से बाहर आ रहा होता है? ग्लोमेरुलस से, और वो बनाता क्या है? फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क। किसके अराउंड फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है? रेनल ट्यूब्यूल की। रेनल ट्यूब्यूल के सराउंडिंग कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। अब इसमें ये आपको ध्यान रखना, किसके सराउंड को ये पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी बनाता है? पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड जो ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ये क्या बनाता है? कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। एंड ए माइन्यूट वेसल्स, इस नेटवर्क का एक माइन्यूट वेसल रन करता है पैरेलल। किसके पैरेलल? लूप ऑफ हेनले के, और बनाता है यू शेप्ड वासा रेक्टा। ठीक, जो वासा रेक्टा होता है अब्सेंट होता है या तो हाईली रिड्यूस होता है, किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। आपको ध्यान रखना, अभी मैंने पीछे बताया था, जो इफरेंट आर्टेरियोल है पीसीटी और डीसीटी के अराउंड पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी बनाती है एंड लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होकर के क्या बनाती है? यू शेप का वासा रेक्टा। यहां तक हम लोग 3 शेप पढ़ चुके हैं। एक तो हम लोगों ने बीन शेप स्ट्रक्चर पढ़ा किडनी का, एंड कप शेप स्ट्रक्चर बाउमन कैप्सूल है, हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले है, एंड यू शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर वासा रेक्टा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन का। यूरिन फॉर्मेशन में मेनली 3 स्टेप हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस। 3 मेन प्रोसेस क्या क्या है? नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन, नंबर 3 सिक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक, जो कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन देखने को मिलेगा। चलिए पहले स्टेप के बाद, हाँ, अगर हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का,
तो हमें ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ग्लोमेरुलस एंड बाउमन कैप्सूल के बीच में देखने को मिलेगा। अगर हम वहीं पर बात करते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का, तो हमें रेनल ट्यूब्यूल एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेप की बात करें तो वो हमें ब्लड कैपिलरी और रेनल ट्यूब्यूल के बीच में। ठीक, जब ग्लोमेरुलस से बाउमन कैप्सूल में आ रहा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहेंगे, रेनल ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरी में आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहेंगे। ब्लड कैपिलरी से वापस से रेनल ट्यूब्यूल में कुछ सब्सटेंस जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव सिक्रीशन बोलते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय कैरीड बाय ग्लोमेरुलस। ब्लड का फिल्ट्रेशन किसके द्वारा होगा आपका? तो ग्लोमेरुलस के द्वारा होगा, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखिए, ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute. पर मिनट हमारी किडनी 1100 to 1200 ब्लड फिल्टर करती है, जो कि और हमारी वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करती है उसका 1/5 है। हमारी ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करती है पर मिनट? तो 5000 ml पंप करती है, या फिर हम बोल सकते हैं 5 लीटर। और जो हमारी किडनी है पर मिनट 1100 to 1200 ब्लड फिल्टर करती है, जो कि हमारे हार्ट के वेंट्रिकल के पंप किए हुए ब्लड का 1/5 पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है उसी की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और 3 लेयर के द्वारा होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर कौन कौन सी है? पहला आपका क्या होगा? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल का एंडोथेलियम। दूसरा आपका क्या है? एपिथेलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल। और इनके तीसरा आपका क्या है? इनके बीच का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये 3 लेयर है आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का। पहला एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल, सेकंड आपका एपिथेलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल, और इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखिए, जो एपिथेलियल सेल्स होती है बाउमन कैप्सूल का, उन्हें क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स बोलते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो इंट्रिकेट मैनर में होता है। इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि ये बीच बीच में कुछ स्पेस छोड़ते हैं, जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर कहते हैं। अब देखिए, जो ब्लड फिल्टर होता है वो बेसिकली इन्हीं स्लिट पोर से होकर के फिल्टर होगा। एंड इसमें क्या क्या होते हैं? देखिए, जो फिल्टर होकर ब्लड आएगा उसमें ऑल कंपोनेंट होंगे प्लाज्मा के, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? प्रोटीन को छोड़कर। मतलब प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन ही आपका क्या है? फिल्ट्रेट है। ये फिल्ट्रेट कहाँ आ चुका होता है? बाउमन कैप्सूल के ल्यूमेन में। इट इज कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहां तक आपका क्लियर हुआ। चलिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। वहीं पर प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। Amount of filtrate formed by kidney per minute is called glomerular filtration rate. जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट किडनी के द्वारा पर मिनट बनता है उसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में GFR कहेंगे। GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute. जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें GFR लगभग 125 ml पर मिनट होता है। पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे होता है। किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने के लिए किडनी में एक मैकेनिज्म बनता है जिसका नाम क्या है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलस ऑपरेटस। देखिए, ये जो मैकेनिज्म है किसके द्वारा होगा? जक्स्ट्राग्लोमेरुलस ऑपरेटस के द्वारा होगा। ये बनता कैसे है?
जब देखिए यहाँ पर देखिए जेजीए इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेगा, सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डीसीटी में एंड अफरेंट आर्टेरियोल में एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। मतलब जब डीसीटी एंड अफरेंट आर्टेरियोल कॉन्टैक्ट में आते हैं उसी टाइम पर डीसीटी में सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस ऑपरेटस। अब देखिए एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो जेजी सेल होता है अफरेंट आर्टेरियोल के एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होता है। जेजी सेल ही रेनिन का सिक्रीशन करती है और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। रेनिन भी हार्मोन है और इरिथ्रोपोइटिन भी हार्मोन है। इरिथ्रोपोइटिन जाकर के कहाँ पर लगती है, ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट रोल और किसमें प्ले कर रही है, आरबीसी के फॉर्मेशन में भी। आइए देखते हैं ए फॉल इन जीएफआर, जो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है तो उस केस में जो जेजी सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है और रिलीज क्या करता है, रेनिन। रेनिन में देखिए सिंगल एन है, आपको ध्यान रखना है, ये स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर बैक टू नॉर्मल। अब जो जीएफआर कम हुआ था वो वापस से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी आगे हम लोग और भी डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। ए कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना बनता है, 180 लीटर फिल्ट्रेट, जिसमें से यूरिन कितना रिलीज होता है, 1.5 लीटर। देखिए नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रेनल ट्यूब्यूल। जितना फिल्ट्रेट बनता है उसका 99% रेनल ट्यूब्यूल के द्वारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। लगभग कितना, 178.5 ml जो है क्या, 178.5 लीटर। लीटर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सिर्फ 1.5 लीटर क्या होता है यहाँ पर, आपका रीअब्सॉर्ब नहीं होता। कितना परसेंट रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है, 78.5 लीटर। और कितना यूरिन बन रहा है, 1.5 लीटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। देखिए ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। ये जो आपका ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में, ये या तो एक्टिव होगा या फिर पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा इसका क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन। मतलब रीअब्सॉर्प्शन या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा होगा। आइए देखते हैं किसका एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है और किसका पैसिव हो रहा है। सबसे पहले हम एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की बात करते हैं। तो एक्टिव किसका किसका है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन। इनका रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है, तो एक्टिवली होता है। वहीं पर बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट का, तो नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर का, तो इसका रीअब्सॉर्प्शन कैसा होता है, तो पैसिवली होता है। एक्टिवली किसका है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन का। पैसिवली किसका है, नाइट्रोजनस वेस्ट का एंड वाटर का। आगे देखिए, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस। देखिए जिस टाइम यूरिन का फॉर्मेशन होता है ट्यूबुलर की सेल्स सिक्रीट करती है कुछ सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। Tubular secretion is also an important step in the urine formation। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन वो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। ये भी हेल्प करती हैं मेंटेनेंस ऑफ, ये भी ध्यान रखना किसमें हेल्प करती हैं, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। अगर ट्यूब्यूल के फंक्शन की बात करें
तो ये जो ट्यूब्यूल के सभी पार्ट हैं, चाहे पीसीटी हो, चाहे डीसीटी हो, चाहे लूप ऑफ हेनले हो, इनके क्या फंक्शन हैं, तो आइए देखते हैं। पीसीटी सबसे पहले, जो पीसीटी है इसकी लाइनिंग कौन बनाता है, तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रूस्ड बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रूस्ड बॉर्डर एपिथेलियम की बनी होती है, जहां पर ब्रूस्ड बॉर्डर लाइक अपीयरेंस होता है, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, किसके लिए, रीएब्जॉर्प्शन के लिए। इसलिए मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, पीसीटी में होता है। देखिए पीसीटी में नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड का 100% रीएब्जॉर्प्शन लगभग कहां हो जाता है, तो पीसीटी में। वहीं पर 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर भी कहां रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, पीसीटी में। पीसी इंपॉर्टेंट रोल और प्ले करती है, किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। कैसे, बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया। तो पीसीटी में सिलेक्टिव सिक्रीशन किसका किसका हो रहा, हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का into the filtrate and by the absorption of the bicarbonate from it। और यहाँ पर बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो किसका किसका पीसीटी में आपका सिलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है, किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए रीअब्जॉर्ब नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, किसका, और जो यहाँ पर बाइकार्बोनेट है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन का सिलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेनले लूप का। तो हेनले लूप की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, और हेनले लूप में कहां पर, असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। दिस रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखिए जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इसके लिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखिए लूप ऑफ हेनले का एक तो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, एक असेंडिंग लिम्ब होता है। अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, ये नियरली इम्परमिएबल होता है। वहीं पर बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है एंड वाटर के लिए नियरली इम्परमिएबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वही लिखा हुआ है उसे रीड करते हैं। देखिए द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। देखिए जो असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, जो असेंडिंग लिम्ब है वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट या तो एक्टिवली होगा या तो पैसिवली होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, और जो कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट है वो अपवर्ड पास होता है, एंड इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू, और ये डाइल्यूट हो जाता है ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। नेक्स्ट बात करते हैं डीसीटी का। तो डीसीटी में कंडीशनर रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, सोडियम आयन एंड वाटर का। कौन करवाता है, तो एल्डोस्टेरॉन। देखिए डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। देखिए पीसीटी में भी हो रहा था बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन, और डीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका, बाइकार्बोनेट का, और सेलेक्टिव सिक्रीशन यहाँ पर किसका हो रहा है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन का एंड अमोनिया का। पीसीटी में सिर्फ हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सेलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया का हो रहा है, और ये मेंटेन करता है पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है और किसका सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। तो ये देखिए आपका बाउमन कैप, ये आपका रेड वाला ग्लोमेरुलस है, इसके सराउंडिंग बाउमन कैप्सूल दिख रहा है, ये है पीसीटी। पीसीटी से एरो देखिए, ये जो पूरा आपका नेफ्रॉन दिखाया गया है,
जो एरो इस तरह से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं उनका यहाँ पर क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। जितना एरो आपको इसी सभी रेनल ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ दिख रहे हैं उनका यहाँ पर क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। जो रेनल ट्यूब्यूल के तरफ जा रहे हैं उनका क्या हो रहा है, सिलेक्टिव सिक्रीशन। पीसीटी की बात करें, देखिए बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम आयन, इनका यहाँ पर क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी में हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का क्या हो रहा है, सिलेक्टिव सिक्रीशन। एक बात आपको और ध्यान रखना है, जो लूप ऑफ हेनले है, ये जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, NaCl का। देखिए जो लूप ऑफ हेनले है इसमें किसका सिलेक्टिव सिक्रीशन नहीं होता है, किसी का भी सिलेक्टिव सिक्रीशन नहीं होता लूप ऑफ हेनले में, ना तो हाइड्रोजन आयन का, ना पोटेशियम आयन का, ना अमोनियम आयन का। अगर आपसे पूछा जाएगा नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जहां पर सिलेक्टिव सिक्रीशन नहीं होता है, वो है आपका लूप ऑफ हेनले। अब वहीं पर बात करते हैं डीसीटी का। ये आपका क्या है, डीसीटी है। डीसीटी में NaCl, वाटर एंड बाइकार्बोनेट का देखिए रीअब्जॉर्प्शन दिखाया गया है। सिलेक्टिव सिक्रीशन पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का भी होता है डीसीटी में, आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पर भी देखिए वाटर का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। जो कलेक्टिंग डक्ट है ये लॉन्ग होता है, कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, तो कॉर्टेक्स ऑफ किडनी से इनर पार्ट ऑफ द मेडुला में ये एक्सटेंड करता है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो कहाँ रीएब्जॉर्ब होता है, तो वो कलेक्टिंग डक्ट में होता है। कौन सा हार्मोन करवाता है, तो ADH या वैसोप्रेसिन करवाता है। देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होती है। दिस सेगमेंट allow passage of small amount of urea into the medullary interstitial to keep up the osmolarity। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। ध्यान आपको देना है कैसे, बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन। चलिए देखिए मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट है उसके कॉन्सेंट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा, मैमल्स की एबिलिटी होती है कैसा यूरिन प्रोड्यूस करने का, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का। इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो हेनले लूप एंड वासा रेक्टा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का वो टू लिम्ब ऑफ हेनले लूप में होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका जो कि क्या बनाता है, फॉर्म ए काउंटर करंट, जो कि क्या बनाता, काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट फ्लो। काउंटर का मतलब अपोजिट, करंट का मतलब होता है फ्लो। तो अपोजिट फ्लो हमें कहां कहां पर देखने को मिलेगा, तो अपोजिट फ्लो की बात करें तो हमें पहला तो बिटवीन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में देखने को मिलेगा, बिटवीन वासा रेक्टा में देखने को मिलेगा एंड एडजेसेंट बिटवीन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के बीच में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, पहला आपका क्या बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो हमें फ्लो देखने को मिलेगा टू लिम्ब ऑफ हेनले और किसके बीच में, हाँ टू लिम्ब ऑफ हेनले के बीच में हमें देखने को मिलेगा। अभी आगे और भी हमें देखने को मिलेगा फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के बीच में हमें अपोजिट फ्लो या फिर काउंटर करंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमिटी है किसके बीच, हेनले लूप एंड वासा रेक्टा के बीच में, वहां भी हमें काउंटर करंट अपोजिट फ्लो देखने को मिलेगा। देखिए ये किसमें हेल्प करता है, मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये किसको बढ़ाती है, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाती है इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, मतलब 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर से
ये 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये ग्रेडियंट मेनली किसके वजह से होता है? NaCl एंड यूरिया के वजह से होता है। जो अब आइए देखिए, NaCl एंड यूरिया की वजह से काउंटर करंट का ग्रेडियंट होता है। पहला NaCl है, दूसरा आपका यूरिया है। NaCl की बात करते हैं, NaCl ट्रांसपोर्टेड होता है बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिन्ने लूप। NaCl ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिन्ने लूप से। एक्सचेंज कहां पर होता है? तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से एक्सचेंज होगा एंड वापस से असेंडिंग लिम्ब में आए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में आएगा, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। वहीं पर देखिए लिखा हुआ है NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. Similarly, small amount of urea, अब यूरिया की बात करें तो इंटर कहां से करता है? थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में इंटर करेगा। limb of Henle loop which is the transported back to the interstitium by the collecting tubule, collecting tubule के थ्रू फिर ये interstitium में आ जाता है। The above described transported substance facilitated by the special arrangement of Henle loop and vasa recta, ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है हेनले लूप एंड वासा रेक्टा का, इसे क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, जिससे कि जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट हो पाती है। आइए एक बार समझ लेते हैं। चलिए, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इस तरह से समझिए। ये देखिए आपका वासा रेक्टा दिखाया गया है, ये आपका हेनले लूप दिखाया गया है। देखिए ये जो वासा रेक्टा है ये इसके पैरेलल होता है। अगर ऐसे बीच में रखें, ये वाला जो आपका दिखाया गया है ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप का, और ये है असेंडिंग लिम्ब। ये आपका वासा रेक्टा का, ये वाला वासा रेक्टा का कौन सा वाला पार्ट है? ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। अगर इसको इसके बीच में रखिए, अब देखिए जो NaCl है कहां से कहां जाता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाता है एंड यहाँ पर एक्सचेंज होता है एंड डिसेंडिंग लिम्ब से फिर असेंडिंग लिम्ब में जाता है, फिर असेंडिंग लिम्ब से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है। ठीक, इंटरस्टिशियम स्पेस में चला जाता है। NaCl का क्लियर हुआ। वो NaCl जो है आपका कहां से कहां जाता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जाता है और एक्सचेंज कहां पर होता है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, फिर आपका असेंडिंग लिम्ब से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला आता है। वहीं पर बात करते हैं किसका? यूरिया का। तो जो यूरिया है वो यहाँ से आपके इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहां पर इंटर करता है? थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में एंड देन DCT में जाएगा, देन कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। तो ये आपका देखिए काउंटर करंट आपका कैसे दिखा। जो आपका देखिए ये जो डिसेंडिंग है, जो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये एरो देखिए इधर बना हुआ है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, इसका एरो यहाँ बना हुआ है। ये देखिए अपोजिट फ्लो एक तो यहाँ दिखा, किसके किसके बीच में अपोजिट फ्लो आपका दिखा? जो लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और किसके बीच में आपको दिखा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के बीच में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के बीच में अपोजिट फ्लो दिखा। और देखिए वासा रेक्टा में खुद देखिए ये डिसेंडिंग लिम्ब में इधर फ्लो है, असेंडिंग में इधर है, तो बिटवीन द वासा रेक्टा भी हमें अपोजिट फ्लो दिखा। अब देखिए जो ये लूप आपका लूप ऑफ हेनले बना हुआ है, ये असेंडिंग लिम्ब में आपका डायरेक्शन इधर है, डिसेंडिंग में आपका डायरेक्शन इधर है, यहाँ भी हमें अपोजिट फ्लो दिखा। तो हमें कहाँ कहाँ अपोजिट फ्लो दिखने को मिल रहा है? बिटवीन वासा रेक्टा, बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड एडजेसेंट वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। देखिए आपका कॉर्टेक्स में कितना था? 300 मिली ऑस्मोलैरिटी है एंड इनर मेडुला में आपका 1200 ऑस्मोलैरिटी है। तो आप यहाँ पर देखिए कि कितना गुना यूरिन कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा यहाँ पर? तो 4 टाइम्स। देखिए यहाँ 300 और यहाँ 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड दिखाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए, इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम द प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल by concentrating the filtrate urine. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than initial filtrate. Human की किडनी कितना गुना कॉन्सेंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करती है इनिशियल फिल्ट्रेट का, तो 4 टाइम्स यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ द किडनी। किडनी फंक्शन का रेगुलेशन की अगर हम बात करें, किडनी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटेड होता है बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से। किडनी का जो किडनी की फंक्शन है वो रेगुलेट होता है बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है किडनी के रेगुलेशन में? नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 जेजीए बोले तो जक्स्ट्राग्लोमेरुलस ऑपरेटस, एंड नंबर 3 हार्ट। ये तीनों जो है किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। देखिए, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब हमारे ब्लड वॉल्यूम में कोई चेंज आए, या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में कोई चेंज आए, या फिर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आए, तो हमारे जो बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। दिया हुआ है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम दी बॉडी, मतलब बॉडी से मान लो एक्सेसिव लॉस हो गया फ्लूइड का, अब उस टाइम पे क्या एक्टिवेट हो जाएगा? जो हमारे बॉडी पर ऑस्मो रिसेप्टर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो स्टिमुलेट किसको करेंगे? हाइपोथैलेमस को। जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करवा देता है किसका? एडीएच का। देखिए, सबसे पहले हमारे बॉडी फ्लूइड का अगर लॉस हुआ, एक्सेसिव लॉस हो गया, उस केस में हमारे बॉडी पर जो रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जाकर के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, और हाइपोथैलेमस जाकर के किस पर एक्ट करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसका सिक्रीशन करवा देती है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का या फिर वैसोप्रेसिन का। कहां से? फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। देखिए, एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। जो एडीएच है वो जो लैटर पार्ट है, मतलब ट्यूब्यूल के बाद का जो पार्ट है, उससे एडीएच का उससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। देखिए, एडीएच लार्ज अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां पर करवाती है? कलेक्टिंग डक्ट से, और लीस्ट अमाउंट में कहां से करवाती है? डीसीटी से करवाती है। आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंटिंग द डाईयूरेसिस, मतलब यूरिन में ज्यादा वाटर का रिमूवल ना हो, यूरिन में ज्यादा वाटर ना रहे, तो इसे कौन प्रिवेंट करता है? एडीएच। डाईयूरेसिस कब कहेंगे? जब यूरिन के साथ ज्यादा वाटर का रिमूवल होने लगे उसे डाईयूरेसिस कहते हैं। तो डाईयूरेसिस को कौन प्रिवेंट करता है? एडीएच। अब देखिए क्या होगा, अब जो एडीएच का सिक्रीशन होगा, अब ये क्या करेगा? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करेगा? ये कैसे बढ़ाएगा? ये जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो स्विच ऑफ हो जाएंगे एंड जो एडीएच रिलीज हो रहा था वो सप्रेस हो जाएगा। ठीक, मतलब अब देखिए, जब यहाँ पर ये जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एडीएच करवाता है ज्यादा से ज्यादा, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एडीएच है ये लेटर पार्ट में किसका रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है ज्यादा से ज्यादा? आपका एडीएच। कहां से करवाता है ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन? तो आपका जो लेटर वाला पार्ट कलेक्टिंग डक्ट से मैक्सिमम करवाता है, डीसीटी से भी स्मॉल अमाउंट में करवाता है। वैसे भी जो हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ था वो बढ़ जाएगा। जब बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। देखिए, एडीएच और किसकी तरह एक्ट करती है? जो एडीएच है वो एक्ट करती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह। ये क्या करती है? ब्लड वेसल पर लगती है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती है एंड देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। चलिए जेजीए का देखिए। जेजीए प्लेज ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल ए फॉर इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और जीएफआर।
चाहे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो, चाहे ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो, या फिर जीएफआर कम हो, उस केस में जो जेजी सेल है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और रिलीज करती हैं रेनिन का। जो रेनिन है वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है वह एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये जाकर ब्लड वेसल पर लगेगा और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा एंड देन जीएफआर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो जाकर एड्रिनल कॉर्टेक्स पर लगता है और यहाँ से रिलीज करवा देता है किसका, एल्डोस्टेरोन का। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है सोडियम आयन एंड वाटर का, कहां से, डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल से, मतलब डीसीटी से। दिस आल्सो लीड्स टू इंक्रीज द, अब क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, देन जीएफआर इंक्रीज करेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे रास मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखिए, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF। देखिए, अब तक हम लोगों ने कम जो बॉडी फ्लूइड हुआ था उसको बढ़ाया था, अब यहाँ पर बढ़े हुए को कम करना है। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है उस केस में हमारे हार्ट की जो एट्रिया है वो रिलीज करती है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या ANF। जो ANF होता है ये ऐड करता है वैसोडायलेशन की तरह, ये जाकर के हमारे ब्लड वेसल पर लगता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ANF मैकेनिज्म। नेक्स्ट है मिक्चुरेशन। अगर बात करते हैं मिक्चुरेशन का, तो क्या होता है मिक्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, यूरिन बनता है नेफ्रॉन में और फाइनली कहाँ पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां पर स्टोर होता है टिल ए वॉलंटरी सिग्नल, जब तक कि वॉलंटरी सिग्नल ना आ जाए, इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो सिग्नल आता है ये कैसे आता है, जब यूरिनरी ब्लैडर में हमारे क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है, जब उसमें यूरिन फिल हो जाता है। अब देखिए, जो स्ट्रेचर रिसेप्टर होते हैं वॉल पर वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड ये सिग्नल किसको भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अब वहां से फिर सिग्नल कौन लेकर आता है, मोटर लेकर के आती है, मोटर न्यूरॉन, एंड टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अब जो ब्लैडर का स्मूथ मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और उसी टाइम पर जो यूरिथ्रल इंस्फिंक्टर है उसमें रिलैक्सेशन हो जाता है, जिससे रिलीज होता है किसका, यूरिन का। ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन कहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल में, और कहाँ पर रिलैक्सेशन होता है, यूरिथ्रल इंस्फिंक्टर में, तब जाकर यूरिन रिलीज होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। और मिक्सचुरेशन कैसी मैकेनिज्म है, यह एक न्यूरल मैकेनिज्म है, जिसे क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। बात करते हैं एक एडल्ट ह्यूमन का, तो एक्सक्रीट करता है लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। यूरिन फॉर्म, जो यूरिन बनता है वो कैसा होता है, लाइट येलो कलर का, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, एसिड, ये इसका पीएच कितना होता है, 6 होता है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है एंड एवरेज बात करें तो 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीड आउट पर डे। कितना यूरिन का रिमूवल होता है,
1 to 1.5 लीटर का और यूरिया का 25 to 30 ग्राम का। देखिए वेरियस कंडीशंस है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक को। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। अगर देखिए कोई डिसऑर्डर, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो या फिर किडनी में कोई डिफेक्ट हो तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम यूरिन की एनालिसिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का प्रेजेंस हो यूरिन में तो उसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ये हम पता कर सकते हैं यूरिन एनालिसिस से। अगर यूरिन में कीटोन बॉडी हो तो उसे कीटोन यूरिया कहेंगे, ये यूरिन में होता है, ये भी हम यूरिन से पता कर सकते हैं। ये सब इंडिकेटर किसके होते हैं? डायबिटीज मिलाइटस का। डायबिटीज मिलाइटस के केस में यूरिन में हमें ग्लूकोज देखने को मिल सकता है और कीटोन बॉडी। चलिए बात, एक तो होता है डायबिटीज मिलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मिलाइटस की बात करें तो वो इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है और डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की डिफिशियंसी से होता है। डायबिटीज मिलाइटस की बात करें, यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा होता है और वहीं पर बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस का, यूरिन में वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। देखिए जो एक्सक्रीशन में सिर्फ किडनी ही नहीं, किडनी के अलावा अदर ऑर्गन्स है जिनका एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कौन कौन है? नंबर 1 लंग्स, नंबर 2 लीवर एंड नंबर 3 स्किन। ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स का। लंग्स रिमूव करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। कितना? 200 ml पर मिनट। और सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर पर डे, स्मॉल अमाउंट वाटर का भी ये क्या करती हैं? रिमूवल करती हैं। वहीं पर बात करते हैं लीवर का। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। अगर हम कहें लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो वो आपका क्या है? थायराइड है। सिक्रीट, ये जो लीवर है सिक्रीट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। इस बाइल में क्या क्या होता है? बिलिरुबिन होता है, बिलिवर्डिन होता है, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहला क्या होगा? बाइल में बिलिरुबिन होगा, दूसरा बिलिवर्डिन होगा। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बाइल पिगमेंट होते हैं। एंड थर्ड आपका क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। फोर्थ क्या है आपका? स्टेरॉयड हार्मोन है। फिफ्थ आपका विटामिन है। 6 आपका ड्रग्स है। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है बाइल में क्या क्या होता है। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, अगर ये सब जो बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस किसके साथ रिमूव होती हैं? डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ रिमूव होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। यहीं पर बात करते हैं स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड का, जो कि स्किन में पाई जाती हैं। ये भी एलिमिनेट करती हैं कुछ सब्सटेंस का। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्वेट की बात करें तो स्वेट का प्रोड्यूस कौन करता है? स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट होते हैं, जो पसीना होता है, वो वाटरी फ्लूइड होता है। इसमें हमें ध्यान रखना इसका कंपोजिशन क्या है। पहला तो इसमें NaCl पाया जाएगा, दूसरा स्मॉल अमाउंट में यूरिया पाया जाता है और लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वेट कैसा फ्लूइड है? वाटरी फ्लूइड है। इसमें NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट यूरिया का होता है और लैक्टिक एसिड होता है। Through the primary function of the sweat is facilitate a cooling effect on the body surface. It also help in the removal of some of the waste mentioned above. इसके अलावा हम बात करते हैं सीबेसियस ग्लैंड का। ये भी जो है सीबेसियस ग्लैंड क्या एक्सक्रीट करती है? सीबम। इस सीबम में क्या क्या होता है? नंबर 1 स्टीरॉल्स होते हैं, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और नंबर 3 वैक्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बाइल में क्या क्या होता है। तो बाइल में क्या क्या होता है? बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। दूसरा आपको रखना है याद, स्वेट में क्या क्या होता है?
तो स्ट्रेट में आपके NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट यूरिया का होता है और लैक्टिक एसिड का होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सीबम में क्या क्या होता है, स्टिरॉल होता है, हाइड्रोकार्बन होता है और वैक्स होता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर क्या है। आइए देखते हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू, जब किडनी में कोई डिफेक्ट आ जाता है, किडनी खराब हो जाती है, उस टाइम पर यूरिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है। कहां पर? ब्लड में। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? यूरेनिया। देखिए जो ये कंडीशन है ये हाईली हार्मफुल होता है। अगर ब्लड में यूरिया का क्या होने लगे, एक्यूमुलेशन होने लगे, तो इससे जो है किडनी फेल भी हो सकता है। तो आगे देखिए, अगर ऐसे पेशेंट का हम क्या करेंगे, यूरिया का रिमूवल कैसे कर सकते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? हीमोडायलिसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑपरेटस होता है जिसमें हम क्या फिल कर देते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड डालते हैं। उसमें सेलोफेन ट्यूब होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है, और जो सेलोफेन ट्यूब होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब हम क्या करते हैं, जो पर्सन होता है उसके आर्टरी से उसका ब्लड निकालते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं, हिपैरिन, और फिर उसको सेलोफेन ट्यूब में जाता है, जहां पर हम क्या डायलाइजिंग फ्लूइड को उसमें उस ऑपरेटस में भरते रहते हैं। अब उस डायलाइजिंग फ्लूइड में ऑल कंपोनेंट प्लाज्मा के होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। अब क्या है कि जो ब्लड उस सेलोफेन ट्यूब में आता है, तो सेलोफेन ट्यूब कैसा होता है, पोरस होता है। अब वहां से जो यूरिया है वो कहाँ चला जाता है, उस डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है। अब वहां से फिल्टर होकर के सेलोफेन ट्यूब से फिर वेन के थ्रू जो पेशेंट है उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। वेन में क्या ऐड करेंगे, एंटी हिपैरिन, और आर्टरी में क्या हम ऐड कर रहे थे, आर्टरी से जब ब्लड ले रहे थे तो उस टाइम पर हिपैरिन। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो सेलोफेन ट्यूब होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसमें ऑल कंपोनेंट प्लाज्मा के होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। Blood drained from a convent artery is pumped into the dialyzing unit called artificial kidney. जो डायलाइजिंग यूनिट है उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन करते हैं कॉन्वेंट आर्टरी से, पंप करते हैं कहां पर, डायलाइजिंग यूनिट में, आफ्टर एडिंग एंड एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट क्या है, हिपैरिन है। यूनिट कंटेन्स ए क्वायर सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, जो कि डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, हैविंग सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। As nitrogenous wastes are absent in the dialyzing fluid, dialyzing fluid में nitrogen waste absent होते हैं, these substances freely move out thereby clearing the blood। अब देखिए वहां पर ब्लड फिल्टर होता है एंड देन क्लियर्ड ब्लड पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन। वेन में क्या ऐड करते हैं, फिर एंटी हिपैरिन। दिस मेथड इज बोन फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में थाउजेंड ऑफ पेशेंट ऐसे हैं जिनका क्या किया जा रहा है, हीमोडायलिसिस किया जा रहा है। अगर बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अल्टीमेट मेथड होता है करेक्शन ऑफ रेनल एक्यूट रेनल फेल्योर। अगर एक्यूट रेनल फेल्योर या किडनी फेल्योर है उस केस में किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अल्टीमेट मेथड होता है। किसके लिए, जो एक्यूट रेनल फेल्योर है उसके करेक्शन के लिए। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर। मतलब एक फंक्शनिंग किडनी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं एक डोनर से, और वो जो डोनर है कैसा होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का चांस बहुत कम होता है। मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। अब देखिए जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर है वो इंक्रीज, उसका जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज कर गया है
एक कॉम्प्लिकेटेड, यह देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, बट जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर है उसका सक्सेस रेट इंक्रीज कर गया है। एक टर्म आता है रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई किसकी बात कर रहा है? रेनल स्टोन की बात कर रहा है। स्टोन आर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, जो कि ऑक्जेलेट है, वो बनता है विद इन द किडनी। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जहां कहीं भी आइटिस टर्म आता है उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन होता है ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।